There is a strong possibility कि you might get a little bit tensed after watching this video. आप अपने नाटा एग्ज़ाम को लेके थोड़ा सा हो सकता है कि सोचने पे ज़्यादा मजबूर हो जाओ कि अगर आपके एग्ज़ाम्स अगर अपकमिंग डेज़ में, अपकमिंग मंथ में या फिर अपकमिंग वीक में जब भी आपका होने वाला है मई जून के अंदर, तो हो सकता है आप थोड़ा सोचने में मजबूर ज़रूर हो जाओ, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ नाटा एग्ज़ामिनेशन में, और आपको मैं ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद हो सकता है कि शायद मेरी ही तरह आपके भी होश उड़ जाएं कि एक्चुअली में नाटा एग्ज़ामिनेशन में ऐसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हमने कभी ऐसा मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी फ़िलहाल जो पैटर्न चल रहा था कि ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बात करूंगा और आपको डिफ़िकल्टी लेवल बताने वाला हूँ नाटा एग्ज़ामिनेशन का। अगर आप अभी तक ये सुन रहे हैं कि नाटा एग्ज़ामिनेशन धीरे धीरे अपने टाइम के साथ में जो है डिफ़िकल्टी की पीक की तरफ जाता जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो आई थिंक आप इस पॉइंट पे गलत नहीं हैं, आप इस पॉइंट पे एब्सोल्युटली ट्रू या फिर कह सकते हो एब्सोल्युटली राइट हैं। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, बट स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उन क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगा, उन टॉपिक्स से कोई बात करूँगा, एग्जैक्टली क्वेश्चंस बताऊँगा। आपको जो क्वेश्चंस नहीं पता चलते हैं उसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए, अगर लास्ट तक परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को शायद मिस कर दिया तो आप हो सकता है अपने नाटा एग्ज़ामिनेशन के बाद थोड़े से ज़्यादा परेशान हो जाओ, तो आई डोंट वांट कि आप ऐसी कंडीशन में आओ, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखना, लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना। सो हेलो गाइज, दिस इज़ आदर्श एंड वॉचिंग माई चैनल इन फाइन आर्किटेक्चर, where you get a lot of information, lot of valuable information every day. So ये वीडियो भी आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, काफ़ी कुछ आपको पता चलने वाला। नाटा एग्जामिनेशन जो हमारा 18th एंड 19th मई का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसे निकल के आई हैं जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए आपको अपकमिंग वीक्स में, अगर आपका एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड। तो मेरे पास आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस की एक लिस्ट है जिसमें आपको मैं बहुत सारे ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो शायद अभी तक की वीडियोस में आपको नहीं पता चली होंगी, क्योंकि अभी तक ऐसी चीज़ें आ ही नहीं रही थी, तो मैं आपको डायरेक्टली क्या सामने से बता पाता। बट इस वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा सारी चीज़ें, ध्यान से सुनिएगा। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आपको इसके बाद आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, आप जो चीज़ें मिस कर रहे थे, जो चीज़ें लैक कर रहे थे, वो आपकी बेटर हो जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, हम बात करना शुरू करते हैं। तो अगर मैं नाटा एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स का 18th एंड 19th मई के पोर्शन की बात करूं तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस बताऊंगा, एग्जैक्ट टॉपिक्स बताऊंगा। ये बिल्कुल वो नहीं है कि मैं एक अंदाजे से आपको बता रहा हूँ। जो चीज़ें एक्चुअल में एग्जाम्स में आई हैं, जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताया है, वो कम्प्लीटली उसी डेटा के ऊपर बेस्ड है, तो बिल्कुल ट्रू फैक्ट है, बिल्कुल ट्रू क्वेश्चंस हैं। कोई इसमें किसी तरह का आपको गलत चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं, ठीक है। सो 18-19 मई का जो मैथमेटिक्स का पेपर रहा था, इसमें बार ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, पाइथागोरस थ्योरम रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें कि आपको डिस्टेंस फाइंड करना है पाइथागोरस थ्योरम से। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, अभी तक ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, शायद बहुत पहले देखने को मिला था, बट उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिला था। उसके बाद लॉग रिलेटेड क्वेश्चंस, 11th-12th का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपको लॉग दे दिया जाता है, उसकी इक्वेशन दे दी जाती है, देन उसके बाद आपको एक्स की वैल्यू पूछी जाती है। अगर आप 9th-10th की मैथमेटिक्स के बेस पे जा रहे हो और आपका ये टॉपिक नहीं है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री 11th-12th बेस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो लॉग रिलेटेड क्वेश्चन एंड ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस नाटा एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो एज रिलेटेड क्वेश्चन, वही सिंपल अपना जो कुछ कह सकते हो कि कन्वेंशनल जो अपना नाटा पैटर्न चल रहा है ना, वैसा ही है, बट कुछ चीज़ें चेंज होती ही जा रही हैं और वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है स्केरी अभी इस टाइम पे हो रहा है, ठीक है। इसके बाद वर्क एंड टाइम का सेम क्वेश्चन आ रहा है आपका। स्टैटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये कुछ नया इंटरेस्टिंग है, ये स्टैटिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला क्वेश्चन अभी थोड़े से ज़्यादा वेटेज आ गया है इसका, थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐड ऑन हो गए। और मैं आपको इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताऊं तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो क्वेश्चन है वो डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, नॉट द ईजिएस्ट लेवल क्वेश्चंस की आप अगर सोच रहे हो कि ईजी लेवल क्वेश्चंस आ रहे हैं, नहीं। आपके इवन 10th स्टैंडर्ड के भी जो आप जो टफर जो बुक्स होते थे, जो आप टफेस्ट जो क्वेश्चंस आप करते थे, वहाँ जब उस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ईजी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आपको बेस बनाने के लिए ईजी क्वेश्चन करना पड़ेगा, बट आप साथ में मेक श्योर कीजिए कि आपके वो क्वेश्चंस थोड़े से टफ होने चाहिए, आप प्रैक्टिस, ताकि आप इन क्वेश्चंस को कर लो। कि मुझे जिस स्टूडेंट ने बताया उसने बताया कि एक्चुअली ये क्वेश्चंस टफ थे और यहीं पे उनके जो है मार्क्स कटे हैं। इसके अलावा इंग्लिश की बात कर ली जाए तो इंग्लिश में
एप्रोप्रिएट वर्ड मीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि फिलअप करना है आपको, और ऐसा कुछ कि 2 वर्ड्स ऐसे उसके अप्रोप्रिएट मीनिंग जो सिमिलर मैच करते हो ऐसे वर्ड्स आपको वहाँ पे फिल करने हैं ऑप्शन से। देन इसके अलावा पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन डिफ़िकल्टी लेवल की तरफ थोड़े से ज़्यादा हैं। कि अगर मैं बात करूँ, पहले जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते थे 9-10th लेवल पे हैं, बट अभी के जो हैं वो 11-12th या फिर उससे भी हायर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पैराग्राफ में। और पैराग्राफ में पिछले वीक में 10 नंबर से क्वेश्चन आया है, यानी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें कि आपके 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का था। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे। इवन पैराग्राफ में मुझे ये पता चला कि आपके 6 to 8 मार्क्स जो हैं वो चले गए थे जिन स्टूडेंट्स ने भी ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, क्योंकि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन एक्चुअली में डिफ़िकल्ट थे। तो मेक श्योर कीजिए कि आप डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस कर लें पैराग्राफ में, ताकि आप ईजीएस्ट वाले तो आप ज़रूर कर लेंगे, बट डिफ़िकल्ट वाले नहीं करके रखेंगे तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। इसके अलावा एप्टीट्यूड सेक्शन की बात कर लेता हूँ। तो एप्टीट्यूड सेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो सकती है आपके लिए, और शॉकिंग तो नहीं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा, बट ये कह सकता हूँ कि कुछ नई चीज़ें आपको पता चलेंगी जो आपको अपनी प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट ज़रूर करनी चाहिए। तो वर्नेकुलर आर्किटेक्चर मटेरियल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन, आपको वर्नेकुलर आर्किटेक्चर इंडिया का पता होना चाहिए और किस पर्टिकुलर रीजन में किस तरह के जो वर्नेकुलर हाउस जो बनाए जाते हैं लोकली अवेलेबल मटेरियल से। आपको लोकली अवेलेबल मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन आया हुआ है नाटा एग्जामिनेशन में प्रीवियस वीक में, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि लोकली अवेलेबल मटेरियल कौन सा क्या है। इसके बाद क्वेश्चन की बात करूँ तो सिडनी ओपेरा हाउस का आर्किटेक्ट पूछा गया है और उसकी लोकेशन पूछी गई थी। एंड देन 7 पल्लवा टेम्पल जो है वो किस डायनेस्टी के थ्रू बनाया गया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि 7 पल्लवा जो टेम्पल है वो किस डायनेस्टी के थ्रू बनाया गया था, या फिर किस डायनेस्टी के जो किंग थे उनके थ्रू ये टेम्पल बनाया गया था। ये क्वेश्चन आपको आंसर जो है कमेंट सेक्शन में करना है। डू लेट मी नो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, आपको क्वेश्चन आता है नहीं आता है। देन इसके बाद बिल्डिंग्स आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें आपको बिल्डिंग आइडेंटिफिकेशन में थोड़े से चेंजेस क्या कर दिए गए हैं। अब आपको आर्किटेक्ट के नेम दिए जाते हैं, आर्किटेक्ट के नेम देने के बाद वो लोग बहुत सारे आपको बिल्डिंग्स देते हैं, बिल्डिंग्स के ऑप्शंस देते हैं। देन उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि इस आर्किटेक्ट का कौन से पर्टिकुलर बिल्डिंग्स इनमें से हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, जो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम आया था, चार्ल्स कोरिया का नाम था, देन उनके कुछ बिल्डिंग्स थे, उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इनके कौन कौन से बिल्डिंग्स हैं, तो वो आपको जो है उनमें से सेलेक्ट करने थे। तो ये थोड़ा सा नए क्वेश्चन टाइप बनता है, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। हर आर्किटेक्ट के कुछ फेमस बिल्डिंग ज़रूर देख लीजिएगा। इनकेस ये क्वेश्चन आता है तो आप इजीली जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देन इसके बाद क्वेश्चन जो आया था, नंबर ऑफ राइट एंगल फॉर्म बाय क्लॉक हैंड इन ए डे। तो एक दिन के अंदर जो हमारे क्लॉक हैंड्स होती हैं, घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, कितने नंबर ऑफ राइट एंगल्स फॉर्म करती हैं। तो इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने नंबर ऑफ राइट एंगल्स फॉर्म करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देन इसके बाद आर्किटेक्चरल टर्मोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं। हमने स्टार्टिंग के वीक में देखा था कि आर्किटेक्चर टर्मोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे, देन उसके बाद जो आपका मिडल फेस अभी चल रहा था, इसमें ये क्वेश्चंस एलिमिनेट कर दिए गए थे, बिल्कुल हटा दिए गए थे, बट ये क्वेश्चंस आ गए हैं। और इन क्वेश्चंस में भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आर्च के टाइप पूछे गए थे, वॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, लिंटल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अराउंड 10 से 12 मार्क्स का ये वेटेज वाला क्वेश्चन था। और ये 4-5 क्वेश्चन डिफरेंट बिल्डिंग टर्मोलॉजी, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो हमारे बिल्डिंग कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एटलीस्ट आपको बिल्डिंग कंपोनेंट में बेस से लेकर फाउंडेशन से लेकर टॉप के जो आपका टेरेस जो पैरापेट होता है, ममटी तक होता है, आपको सारे कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, सो डैट कि आपको ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका अच्छा खासा वेटेज 10, 12, 15 मार्क्स का वेटेज रख रहे हैं। देन इसके बाद अब बताता हूँ आपको बहुत ही काम की चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट जो एप्टीट्यूड सेक्शन में देखने को मिला, कि आपको कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चंस देखने को मिले, जिसमें आपको पार्ट ए जो होता है, ए वाला जो पोर्शन होता है और बी वाले जो पोर्शन होते हैं, ए वाले पोर्शन में कुछ वर्ड्स आपको दिए गए होते हैं। लाइक मैं अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन बताऊं तो क्वेश्चन में वर्ड्स जो दिए गए थे, पैरापेट दिया गया था, चाइनीज़ गेम्स दिया गया था और मैथमेटिक्स का इक्वेशन दिया गया था। आपको उनमें से बताना था, जो अपोजिट साइड था वहाँ पे आपको इमेजेस या फिर वर्ड्स की फॉर्म में, ऐसा था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किस फॉर्म में था, इमेजेस और वर्ड्स की फॉर्म में, बट ऐसा क्वेश्चन है कि आपको
मैचिंग करनी पड़ेगी कि जो राइट साइड में जो दिए गए हैं वो आपको आइडेंटिफाई करके थोड़े से आपको समझ के कि ये चीज़ जो है ये है, तो आपको उसकी मैचिंग बतानी पड़ेगी उसमें। और वो क्वेश्चंस भी इतने ज़्यादा ईजी नहीं है, थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं मैचिंग के भी। ये कुछ नया सेगमेंट इन्होंने ऐड किया है। एक और मैं आपको मैचिंग का क्वेश्चन बताता हूँ, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन लगा और ये मुझे बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन लगा, जो मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब आप सुनोगे तो आपको भी हो सकता है कि बहुत यूनिक क्वेश्चन लगे। क्वेश्चन क्या था कि आपको एक तरफ इमेज दे दी गई थी कुछ चीज़ों की, और उससे आपको सिमिलरली जो कह सकते हो कि उससे मोटिवेशन लेके या फिर उससे सिमिलर जो चीज़ें हैं वो आइडेंटिफाई करना था। तो आपको बताना था ये कि जैसे स्टार फिश का एक लोगो, स्टार फिश की एक पिक्चर दे दी गई थी। देन उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना था कि ये स्टार फिश का मतलब जो पिक्चर है ये किससे एसोसिएट कर सकते हो आप। तो इसमें आपके जो है टीवी चैनल्स के नेम दिए गए थे। अब आपको ये बताना है कि स्टार फिश के जो पिक्चर है वो कौन सा हमारा टीवी चैनल है जो बहुत पॉपुलर चैनल है उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। सेकंड जो इसका पार्ट था वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम नैप ले रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जेड सा कुछ ऐसा मतलब यहाँ पे दिखाया जाता है। इवन आपने कार्टून्स में देखा होगा, बुक्स में देखा होगा। तो वो जेड का ऐसा पिक्चर दिया गया था, जेड जेड जेड, और उससे आपको पूछा गया था कि ये किस पर्टिकुलर चैनल को आप इससे रिलेट कर सकते हो। तो आपको उस चैनल का भी नाम बताना है, आप बता सकते हो कौन सा चैनल है। तो उसका मैं चलो आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ये जी चैनल, जो जेड वाले जो चैनल्स होते हैं, जी चैनल, ये इससे एसोसिएट करते हैं। बट आपको जो है स्टार फिश वाला जो है क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कॉमेंट में बताना है और बताना है ये कौन सा है। तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मिला जुला के काफ़ी सारे ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया ऐसे क्वेश्चंस थे। इसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो अभी मिसिंग है, जो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चले। बट आप ये समझ सकते हो जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया उसमें कितने कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ज़्यादा हटके थे, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन थे। तो आपको इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। अब मैं ड्राइंग सेगमेंट की बात कर लेता हूँ। तो ड्राइंग सेगमेंट जैसे जैसे डे बाय डे नाटा एग्जामिनेशन हो रहा है, ड्राइंग सेगमेंट एग्जैक्टली हार्ड होता जा रहा है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि ड्राइंग सेगमेंट आपका हार्ड होता जा रहा है। इजी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ड्राइंग क्वेश्चन सेगमेंट में। अब मैं ड्राइंग सेगमेंट की बात कर लेता हूँ। तो ड्राइंग सेगमेंट में जो स्टूडेंट 1 से जो मुझे पता चला उसमें ये था कि A1 वाला जो पार्ट था उसमें टेक स्टार्टअप लोगो डिज़ाइन करना था, जिसमें आपको 2 कलर्स यूज़ करने थे सिर्फ। एंड देन सेकंड A2 वाला जो क्वेश्चन था इसमें आपको 3 पपाया एंड 3 ऑरेंजेस, 3 एप्पल और 1 मस्क मलन के साथ में अभी तक जो हम क्वेश्चंस देखते आते थे कि हमें सिंपल कॉम्पोजिशन क्रिएट करना होता था कि एक बैलेंस कॉम्पोजिशन में क्रिएट कर लिया। बट ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग कैसे बना दिया गया इनके थ्रू कि इसमें आपको बताना, अब ये करना था कि आपको रेडियल जो बैलेंस है उसमें इसको अलाइनमेंट में इन सारी चीज़ों को रखना था। देन इनके बाद शेड और शेडो दिखाना था। आपको पता है बैलेंस में आप सिंपली सारी चीज़ों को रख सकते हो, बट रेडियल बैलेंस में आपको रखने के लिए रेडियल जो आपको रेडिएशन जो ऐसे निकलते हैं, आपको रेडियल बैलेंस आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो आपको उस तरह से चीज़ों को अरेंज करना है, रेडियल बैलेंस फॉर्म होना चाहिए, वो दिखने चाहिए। देन उसके बाद उसका शेड शेडो आपको दिखाना पड़ेगा। देन A3 वाला जो क्वेश्चन था, जो मॉडल मेकिंग का जो क्वेश्चन था, इसमें आपको 3D शेप्स दिए गए थे। एंड इसमें मैं आपको एक बहुत काम की चीज़ बताऊंगा जो बिल्कुल सेम देखने को मिली है इस वीक के अंदर। आपको 3D शेप्स जो दिए गए थे वो ट्राइंगुलर फॉर्मेशन आपको करनी थी। ट्राइंगुलर फॉर्मेशन मतलब कि ट्राइंगुलर अलाइनमेंट उससे बनना चाहिए। जो भी आप उसको जो ग्लू अप करोगे, आपको उसको चिपकाओगे, तो वो उससे आपका एक ट्राइंगुलर फॉर्मेशन बनना चाहिए वो सारे शेप्स को जोड़ने के बाद। देन उसके बाद आपको इक्विलिब्रियम का जो है इफेक्ट उसके अंदर देना है। इक्विलिब्रियम जो प्रिंसिपल होता है वो आपको शो करना है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि ये चीज़ भी करना था, हमने अभी तक तो ट्राइंगुलर फॉर्मेशन किया, देन इक्विलिब्रियम का भी आ गया कॉन्सेप्ट। तो ये देखो कि एक क्वेश्चन के अंदर 2 चीज़ें पूछ ली गई हैं और दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कंफ्यूजिंग है, जो अभी तक नहीं आ रही थी। बहुत सिंपल अभी तक आपको बैलेंस क्रिएट करना होता था, हार्मनी क्रिएट करना होता था, सिंपल ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, सिमेट्री होता था, ठीक है। बट अब चीज़ें बदल गई हैं, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गए हैं। तो अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट 2 का जो पहला A2 का जो क्वेश्चन था, A1 वाला क्वेश्चन में भी लोगो डिजाइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। A2 वाला जो क्वेश्चन था इसमें आपको 6 सूट केसेस से 3D कॉम्पोजिशन बनाना था। देखो सूट केसेस वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मैंने आपको एक अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपके जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वहाँ का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये 6 सूट केसेस वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, और ये 3rd टाइम ऐसा है कि सूट केसेस वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसकी
प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। देन A3 वाला जो क्वेश्चन था वो 3D शेप्स वाला ट्राइंगुलर फॉर्मेशन करना था, जिसमें आपको हार्मनी शो करना था। अभी हमने देखा कि इक्विलिब्रियम शो करना था, बट इस वाले में ट्राइंगुलर फॉर्मेशन से आपको हार्मनी शो करना था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके ड्राइंग के क्वेश्चंस थे। एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हुए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चली होंगी और जो यूनिक आपको लगा होगा आपकी प्रिपरेशन, आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी आपको प्रिपरेशन में अपनी अगर थोड़ा सा आपको बूस्टअप करना है तो आप हमारे मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। हमारा मॉक टेस्ट नंबर 6 जो है वो अभी लेटेस्ट होने वाला है इस फ्राइडे के अंदर। आप देख सकते हो इसका पोस्टर यहाँ पे, ये फ्राइडे में रहने वाला है। आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो और सिंपली आपको रजिस्टर करना है और अपीयर होना है टेस्ट के लिए। आप हमारा कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो स्टूडेंट्स का, जो नाटक 2024 के जो स्टूडेंट्स हैं, जो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस होती है उनके बीच में, तो आप उसका पार्ट बन सकते हो। आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा और आप हमारे मॉक टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और अपनी हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। इस सेगमेंट में नाटक 2024 की सीरीज़ में आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पता चलेंगे और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत यूनिक और एक बहुत अच्छा एक मीडियम आपके लिए प्रूव होगा आपकी प्रिपरेशन करने के लिए। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन कीजिए एंड गुड बाय।